नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का काम जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई में इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन चुनाव आयोग से एक सप्ताह में जवाब जरूर मांगा। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। बताएंगे आपको 5 देशों के सफल दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में क्या क्या रहा खास और कैसे भारत को वैश्विक मंच पर मिली है एक और बड़ी और नई पहचान। इस खबर के तमाम पहलुओं पर करेंगे विशेषज्ञों से विस्तार से चर्चा। बताएंगे आपको कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अंदर की कलह में आज क्या हुआ है नया। होगी बात कांग्रेस सांसद शशि थरूर के आर्टिकल की, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी को बताया काला अध्याय। साथ ही होगी बारिश और बाढ़ की खबरें भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार। आयोग को दी वोटर आईडी कार्ड, आधार और राशन कार्ड को भी स्वीकार करने की सलाह। पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने कहा पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया में बढ़ा भारत का सम्मान। देश की विदेश नीति अब बनी सर्वव्यापक और सर्वसमावेशी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इमरजेंसी को बताया काला अध्याय। नसबंदी अभियान को करार दिया मनमाना और क्रूर। कहा आज का भारत आत्मविश्वासी, समृद्ध और मजबूत लोकतंत्र वाला। बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस ने कहा निजी राय। महाराष्ट्र में उग्र वामपंथी विचारधारा से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पेश किया विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। सीएम फडणवीस ने इसे बताया शहरी नक्सलवाद पर कड़ा कानून, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन के साथ। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर। उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगहों पर बारिश से नुकसान। मैदानी राज्यों में बारिश के बाद जल भराव से मुसीबत। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए जारी की 1066.80 करोड़ रुपए की मदद। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया जारी रखने की बात कही, लेकिन एक हफ्ते में जवाब भी मांगा है। कई दलों ने आयोग की इस कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क और दलीलें आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सुझाव भी दिए, तो ये स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट का जांचने का काम आयोग का संवैधानिक दायित्व और उसका अधिकार है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को राहत देते हुए फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले में 3 बिंदु अहम हैं। पहला, आयोग का मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR करने का अधिकार। दूसरा, SIR की प्रक्रिया और तीसरा, प्रक्रिया के लिए चुना गया समय। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि उसकी राय में ये न्याय संगत होगा कि आयोग मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड को भी स्वीकार करे। अंतिम निर्णय आयोग को लेना है, ये केवल कोर्ट की सलाह है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से हफ्ते भर में हलफनामा दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को दोबारा सुनवाई करेगा। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी है और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। याचिकाकर्ता की ओर से गोपाल शंकर नारायणन ने दलील दी कि मतदाताओं को 2 कैटेगरी में बांटा जा रहा है।
वो जो 2003 से पहले से वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, जबकि 2003 की प्रक्रिया के बाद जुड़ने वाले वोटर्स से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2003 की जो कट ऑफ डेट चुनाव आयोग की ओर से रखी गई है, वो मनमानी है, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। हालांकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस पर कहा कि आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत उनका दायित्व है। आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है। आयोग ने 2003 की तारीख तय की है क्योंकि इससे पहले व्यापक प्रक्रिया की जा चुकी है। उनके पास इसके आंकड़े मौजूद हैं, वो फिर से ऐसा क्यों करें? SIR के पीछे चुनाव आयोग के पास एक वाजिब तर्क है। जस्टिस धूलिया ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं या SIR के तौर तरीकों को। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वो आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि उनकी आपत्ति तौर तरीकों को लेकर है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता सुनिश्चित करना चाहता है जो उनके अधिकारों के दायरे में नहीं आता। इस पर चुनाव आयोग के वकील की दलील थी कि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अगर आयोग को मतदाता सूची तैयार करने या उसमें सुधार का अधिकार नहीं है तो फिर किसी अन्य संस्था को स्थापित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग की कोई मंशा नहीं है कि किसी मतदाता का नाम हटाया जाए। आयोग धर्म, जाति, क्षेत्र वगैरह के आधार पर वोटरों में भेद नहीं करता। ईसी के वकील ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें से कोई भी बिहार में वोटर नहीं है जो आयोग के निर्णय से प्रभावित हो। इस तरह की याचिका दायर करते रहते हैं। चुनाव आयोग के फैसले पर बीजेपी जहां विपक्ष को आईना दिखा रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। देखिए, वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था, कांग्रेस जो आज कह रही है कि SIR क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो। इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया कि SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? Basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. Therefore, I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that. गौरतलब है कि चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस, TMC, राजद, CPIM समेत कई विपक्षी पार्टियों ने याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि चुनाव आयोग ने याचिकाओं पर आपत्ति जताई और कहा कि चुनाव आयोग का सीधे मतदाताओं से रिलेशन है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 11 दस्तावेज मांगे जाने की वजह बताई। आयोग के मुताबिक आधार कार्ड कभी भी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता, ये केवल एक पहचान पत्र है। आयोग ने ये भी कहा कि प्रक्रिया तेजी से चल रही है और 60% लोगों ने अब तक फॉर्म भर दिया है। अब तक आधे से अधिक फॉर्म को अपलोड भी कर दिया गया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की सफल यात्रा के बाद भारत वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी की यात्रा सफल रही है। उन्होंने 5 देशों की अपनी यात्रा के एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। उन्होंने अब तक 17 विदेशी संसदों में भाषण दिए हैं, जो कांग्रेस के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कुल रिकॉर्ड के बराबर है। उन्होंने ये उपलब्धि जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया में दिए हाल ही के भाषण के दौरान हासिल भी कर ली है। उनकी हाल की यात्रा न केवल अफ्रीका और कैरेबियन देशों के साथ भारत के नए संबंधों को दर्शाती है, बल्कि ग्लोबल साउथ में भारत की आवाज की गूंज को भी उजागर करती है। एक लीडर, 8 दिन में 7 फ्लाइट, 5 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय शहर, 4 देशों के सर्वोच्च सम्मान, 3 देशों की संसद में संबोधन, प्लेन में ही बीती 2 रातें। मुमकिन है क्योंकि मोदी हैं, जिन्होंने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की एक के बाद एक यात्रा कर विश्व बंधुत्व की नीति से अफ्रीकी देशों और ग्लोबल साउथ की आवाज को बड़े पैमाने पर जगह दी।
We believe that Africa must not be just a source of raw materials. Africa must lead in value creation and sustainable growth. That is why we fully support Africa's Agenda 2063 for industrialization. We are ready to expand our cooperation in defense and security. India values Africa's role in world affairs. We championed Africa's voice during our G20 presidency, and we proudly welcome the African Union as a permanent member of the G20. Friends, भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है और इसमें भी हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है। 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने घाना, त्रिनिदाद व टोबैगो और नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान भारत के संविधान और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रधानमंत्री का विशेष जोर रहा। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक सिस्टम नहीं, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है, जरिया है। आप सभी जानते हैं, भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। पीएम मोदी की यात्रा का चौथा पड़ाव ब्राजील था, जहां उन्होंने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वे वैश्विक शासन, शांति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा में शामिल हुए। सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। पीएम मोदी की राजधानी ब्रासिलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। यह पीएम मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा थी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलवेट सचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मेजबान देशों के साथ सांस्कृतिक कूटनीति के अवसर भी खूब देखने को मिले। ये वो पल थे जब पीएम मोदी सीधे इसमें शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को बेहद सफल बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दुनिया में भारत का सम्मान पीएम मोदी की अगुवाई में लगातार बढ़ता जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी को अब तक 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है, जो देश की जनता का सम्मान है। पीएम मोदी 17 देशों की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति सर्वव्यापक और सर्वसमावेशी बनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी एक सुदीर्घ विदेश यात्रा करने के उपरांत आज वापस आए हैं। इस लंबी विदेश यात्रा में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नंबर 1, आतंकवाद के विषय पर
एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय के ऊपर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। तो प्रधानमंत्री की यात्रा में क्या बड़े पड़ाव थे और किस प्रकार से ये 5 देशों की यात्रा बेहद अहम रही है भारत की विदेश नीति के लिहाज से, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा, 4 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इन 5 देशों की यात्रा के दरमियान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया उनके योगदान को लेकर ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। इसको अगर मिला लिया जाए तो अब तक 27 देशों में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है, तो ये भारत के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। 5 देशों की यात्रा के तहत 3 देशों की संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर एक एक्सेप्टेंस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्वीकारता मिल रही है। और अब तक 17 देशों की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो चुका है, ये भी अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है किसी नेता के लिए, और भारत के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में। प्रधानमंत्री के अन्य तथ्यों से आपको जल्दी से रूबरू कराएं तो इस यात्रा के तहत घाना पहला पड़ाव था। 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे थे तो अपने आप में घाना के राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति महामा के साथ उनकी लगातार द्विपक्षीय बैठकें हुई, बातचीत हुई। उसके तहत आतंकवाद के खिलाफ और यूएन रिफॉर्म पर भी दोनों देश मिलकर काम करने के लिए एक मत दिखाई पड़े। दोनों देशों में 4 समझौते भी हुए जिसके तहत तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे विस्तार देने की बात की गई। पीएम मोदी को मिला घाना का सर्वोच्च सम्मान, जो 4 सम्मान का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें से घाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो घाना यात्रा के बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो यात्रा के तहत वहां पर भी संसद के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, और ये बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानपूर्ण एक तरीके से पल था। दोनों देशों में 6 समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए और विस्तार के तमाम आयामों को खोलते नजर आए दोनों देश। 6ठी पीढ़ी तक OCI कार्ड का ऐलान भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किया, जो कि वहां पे गिरमिटिया मजदूर के तौर पे तमाम भारतीय मूल के लोग जो गए थे उनकी 6ठी पीढ़ी तक OCI कार्ड की मान्यता को भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया। त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दरमियान दिया गया, इस यात्रा के दरमियान। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पल भारत के लिए भी और भारतीयों के लिहाज से भी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना पहुंचते हैं। 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा अर्जेंटीना में दिखाई पड़ती है, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है उस सुदूर देश के साथ में संबंधों को नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों तक तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, और इन क्षेत्रों में मिलकर कैसे आगे बढ़ा जाए इस दिशा में दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में तय हुआ। तेल, गैस, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पर विस्तार से चर्चा हुई, और किस तरीके की संभावनाएं दोनों देशों में सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर उस पर विस्तार से बात हुई। भारत और मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते को विस्तार देने पर भी चर्चा हुई। जो यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन है मर्कोसुर, उसके तहत भारत कैसे उसको विस्तार दे सकता है, उस पूरे समझौते को, व्यापारिक गतिविधियों को, उस दिशा में भी अर्जेंटीना यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी की वहां के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं ब्राजील। ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागीदारी की, और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे। ब्रिक्स के तहत वैश्विक शासन में सुधार, शांति स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा हुई, और इस दिशा में घोषणा पत्र में बहुत कुछ कहा भी गया है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में इस बात का भी जिक्र था कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई, यानी आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से सम्मान मिला, उसको जगह मिली है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में आतंकवाद के हर प्रकार के स्वरूप के कड़े शब्दों में निंदा की गई, तो यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, जब ब्रिक्स के तहत एक बात आतंकवाद के मसले पर भारत की बात आगे बढ़ती नजर आई। वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर जोर इस घोषणा पत्र में साफ तौर से दिखाई पड़ा, और प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में लंबे समय से लगातार बात कहते रहे हैं। राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी की और रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा गहरे करने पर भारत और ब्राजील के दोनों ही देश सहमत भी हुए। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती देने का मौका था प्रधानमंत्री मोदी की जो ब्राजील यात्रा थी, ये बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव था। दोनों देशों ने 6 समझौते भी किए,
अलग अलग सेक्टर्स में नई संभावनाओं के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री को मिला ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जो दिखाता है कि किस प्रकार से ब्राजील भारत के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान के साथ, दोस्ती के साथ, सहयोग के साथ आगे बढ़ने को तैयार नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री को उसके लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनके पहल के लिए सम्मान भी यहां पर दिया गया। तो ये अपने आप में, ब्राजील के बाद नामीबिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और 2 क्षेत्रों में समझौते हुए, उद्यमिता, विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये दोनों ही देशों में समझौते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया पहुंचे, 3 घोषणाएं की गई, जिसमें CDRI को लेकर था, ग्लोबल बायोफ्यूल को अलायंस को लेकर था और UPI को लेकर भी 3 घोषणाएं की गई। इनमें नामीबिया भारत के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, उस दिशा में आगे काम किया जाएगा। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने पर दोनों देश सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया यात्रा के दरमियान तो ये बेहद महत्वपूर्ण था कि आतंकवाद को लेकर जो भारत पहल कर रहा है, उस पर दुनिया साथ देती नजर आ रही है। PM मोदी ने संसद को किया संबोधित, नामीबिया की संसद को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और ये अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारतीयों के लिए गर्व का पल, जब इस प्रकार का सम्मान, PM मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के उनके वैश्विक कद को लेकर अब बढ़ते उनके लगातार एक तरीके से बेहद महत्वपूर्ण पल था, जो 5 देशों की इस यात्रा में अपने आप में तमाम महत्वपूर्ण पड़ाव थे। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि आखिर कैसे 5 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब वापस आए हैं तो भारत के हिस्से किस प्रकार से कूटनीतिक जीत या पहल आगे रही है। इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने खबर आपको दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को लेकर, और उसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष 5 देशों की यात्रा, सहयोग, दोस्ती की नई उड़ान, क्योंकि बहुत कुछ भारत की विदेश नीति के लिहाज से इसमें हमने हासिल किया। इस विषय पर बात करने के लिए
दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, जो कि पूर्व सचिव रहे विदेश मंत्रालय में। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा अतुल अनेजा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर चक्रवर्ती, शुरुआत आपसे, क्योंकि अगर पूरी इस विजिट को समराइज करें तो आप किस तरह से देखते हैं भारत की इस आउटरीच को, प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरी पहल को, 5 देशों की यात्रा को? देखिए, इसमें जो मेन इश्यूज थे वो तो एक तो ग्लोबल था, फिर ब्रिक्स था, और ब्रिक्स का क्या रोल होगा ग्लोबल एरिना में उसको तय करना, और फिर ग्लोबल साउथ के जो नेशंस हैं उनसे वार्तालाप करना, और पर्टिकुलरली अफ्रीका के 2 नेशंस थे जिनके साथ भारत मतलब बहुत दिन से जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और एक और मतलब जो बात है वो है कि जो मूल चीज है वो है इकोनॉमिक, कि हम जैसे ट्रेड बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, उसके बाद तो बाकी सारी चीज है, जैसे ग्लोबल साउथ में भारत कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह बहुत कर चुके हैं, तो उसको भी बढ़ावा देना, उससे जो एक मतलब जो एक क्या कहते हैं रिलेशनशिप जो बनता है वो बहुत दूर तक जाता है, और उसका एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट होता है दोनों देशों को होता है। तो मुझे लगता है कि ये काफी दिन बाद ये जो काफी लंबा एक दौरा था, और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में तो भारतीय मूल के बहुत लोग हैं, तो वो तो पता ही है आपको, और घाना इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और उनके साथ, और नामीबिया भी, तो उनके साथ उनके जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, उनके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो उनको कॉलोनियल मास्टर के खिलाफ उन्होंने किया था, उसमें भारत ने योगदान भी किया था, बहुत सपोर्ट भी किया था। भारत का रोल उसमें काफी मतलब इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, जो आप बातें कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। अतुल अनेजा जी, क्योंकि भारत की एक आउटरीच के लिहाज से समझना चाहें तो अफ्रीका के लिहाज से हो, लैटिन अमेरिकी देशों के लिहाज से हो, या फिर कैरेबियन देशों के लिहाज से भी समझने की कोशिश की जाए, आपको लगता है कि भारत का इस क्षेत्र के साथ, इन इलाके के देशों के साथ जुड़ाव में कितना एक बड़ा परिवर्तन आता नजर आएगा? अतुल जी। अरिंदर जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट रहा है और बड़ा हाई वोल्टेज विजिट रहा है, और अगर हम देखें तो उसकी मुझे जो मेन थीम लगती है, अंडरलाइंग थीम है, आउटरीच टू ग्लोबल साउथ और इमर्जिंग इकोनॉमीज। बेसिकली ये एक तरह से अंडरलाइंग थीम थी, और ये थीम हमने सबसे पहले सामने रखी थी जब G20 हमने होस्ट किया था। जब कहा गया था 56 अफ्रीकी देश, अफ्रीकन यूनियन एक G20 को शामिल करने में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो मुझे लगता है उसी कंटिन्यूटी में प्रधानमंत्री का विजिट है जो हमने G20 से शुरुआत किया, और उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो आगे इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर हम देखें तो 3 मेन जोग्राफीज हैं जहाँ ग्लोबल साउथ की, जहाँ हमने आउटरीच बढ़ाई है। एक तो हो गया अफ्रीका, और अफ्रीका का हमने किया है घाना का विजिट और नामीबिया का विजिट। तो ये एक लेवल जो है साथ में जो अफ्रीका के साथ हम जैसे जुड़े हैं, वो एक अलग लेवल पे जुड़े हैं, क्योंकि भारत की क्षमता भी बढ़ गई है। तो जो हमारे मुद्दे रहे हैं सिर्फ हेल्थ या सॉफ्ट पावर के मुद्दे नहीं हैं, लेकिन डिफेंस, सिक्योरिटी, ये सारे मुद्दे भी अब आ गए हैं। जैसे जैसे भारत की क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे हम भी शेयर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो नए लेवल पे अफ्रीका के साथ है। दूसरा था कैरिबियन देशों के साथ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें एनर्जी जैसे इश्यूज आ रहे हैं बीच में जो पहले नहीं थे, ऑयल एंड गैस, ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं थी। और साथ साथ हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसके साथ शेयरिंग की बात भी हो रही है, और हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब जुड़ रहे हैं साथ साथ। और तीसरी जो मेजर आउटरीच रही है वो रही है लैटिन अमेरिका के लिए। और लैटिन अमेरिका के 2 खास बड़े देश हैं, एक तरह से रीजनल पावर्स हैं, एक है अर्जेंटीना और दूसरा ब्राजील, और दोनों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से हमारे जो आउटकम आया है उसके नतीजे काफ़ी क्रिटिकल मिनरल से लेके हेल्थ से लेके डिफेंस, सिक्योरिटी, सब कुछ उसके अंदर आया है। और साथ में जो है विश्व मंच है वो ब्रिक्स आ गया है, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज का मंच है। तो मैं समझता हूँ कि G20 के बाद जो शुरुआत की है उसमें बहुत बड़ी हमने छलांग लगाई है ये प्रधानमंत्री के विजिट के साथ साथ, और सब ज्योग्राफीज के जो लीवर्स हैं एक तरह से हमने उसको टच किया है। बैलेंस करते हुए आगे एक तरीके से हम लगातार तमाम देशों के साथ चल रहे हैं। एम्बेसडर पिनाक रंजन जी, आपने बात की कि ट्रेड अगर होता है तो तमाम और चीज़ें बहुत बेहतरी से आगे बढ़ती हैं,
भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से और रेयर अर्थ मटेरियल्स के मद्देनजर इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस दिशा में भी बहुत कुछ चर्चा हुई है, उस दिशा में बातचीत भी हुई है। देखिए, ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं हमारे लिए, क्योंकि हम मतलब एनर्जी इंपोर्टर है, नेट एनर्जी इंपोर्टर है। इसलिए हमको नए नए मार्केट मतलब सप्लायर ढूंढने पड़ते हैं और डाइवर्सिफाई करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी एक या दो कंट्री से लें तो कभी कुछ झड़प हो जाए तो फिर सैंक्शंस लग जाते हैं। जैसे अभी एक जो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि रशिया से हम तेल लेते हैं, तो उस पर काफी मतलब आक्रोश है वेस्ट में, अमेरिका में, कि भाई आप क्यों ले रहे हो तेल, और उधर ईरान पे पाबंदी थी तो हमने उनसे तेल लेना बंद कर दिया। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस एक बहुत ही फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट गोल है अभी, क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, और इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है उसी को हम ज्यादा मतलब वेटेज दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगी तो हमें ट्रेड बढ़ाना है, एक्सपोर्ट मार्केट देखने हैं, तो ये सारे मुद्दे एक साथ आ जाते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो गोल्स है उसमें हम लोग किस तरह से इन इंटरेस्ट को हम बढ़ा सकते हैं। उसके साथ तो बाकी चीजें भी जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, उसके साथ बाकी चीज जुड़ती है। अतुल अनैया जी, क्योंकि इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफी सक्रिय है, और वो हम चाहते हैं कि उसके लिए भी हम मार्केट बनाएं। साइबर की बात हुई है, हमारी यूपीआई सिस्टम है, जैसे लोग उसको बहुत ही मतलब देख के तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आप लोगों ने इतने बिलियंस का जो उसमें होता है यूपीआई में, और कितना आसान सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे है। तो ये सब चीज वो हमारी जो एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करना चाहते हैं और उनकी इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और ये भी अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो जिसपे हम गौर कर रहे हैं, वो है रेयर अर्थ्स, यानी जो मिनरल्स जो है, जो जैसे चाइना ने पाबंदी लगा दी है तो बाकी जगह से हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये मिनरल्स, क्योंकि ये मिनरल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई इंडस्ट्रीज के लिए, पर्टिकुलरली मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसलिए ये सारी चीजें भी हमारे मतलब फॉरेन पॉलिसी गोल्स में आ जाती है। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आतंकवाद के मसले को लेकर हमने देखा था कि भारत जिस प्रकार से दुनिया का सहयोग हासिल करने की कोशिश कर रहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर, क्वाड के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी वो एकजुटता सी समझ में आई। उसके बाद अब ब्रिक्स के मंच से भी या तमाम अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की आवाज के साथ खड़े हुए तमाम देश दिखाई पड़े। इस बात को किस तरह से आप देखते हैं? अरिंदर जी, ये जो भारत की आवाज़ है, खास करके जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बाद से लगातार भारत की कोशिश है कि आतंकवाद के खिलाफ एक विश्व स्तर पे लड़ाई जो है और तीव्र हो। मुझे लगता है उसमें बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स ने पहलगाम अटैक का खासकर जिक्र किया है और जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के अगेंस्ट वहाँ पर विश्व मंच में एक तरह से इमर्जिंग इकोनॉमीज और ब्रिक्स प्लस अब हो गया है, तो उसकी आवाज़ बहुत आगे तक जाती है। और बायलैटरल विजिट्स में भी ये बात कंडेम की गई है। तो मुझे लगता है इसके पहले अगर हम देखें तो हमने भी भारत ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल, जो भारत की यही आवाज़ आगे बढ़ा रहा था। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के ऊपर प्रधानमंत्री ने जैसे बोला जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म और जीरो टॉलरेंस टू डबल स्टैंडर्ड्स, मेरे को लगता है ये बात जो है घर की है, घर कर गई और लोग मान रहे हैं। थोड़ा समय सीमित है, जल्दी से एम्बेसडर चक्रवर्ती जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के उनकी लीडरशिप को लेकर एक ग्लोबल लीडर के तरीके से उसकी स्वीकार्यता भी लगातार दिखाई पड़ रही है। अब तक 17 देशों की संसद को संबोधित करना और 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक तरीके से हासिल करना या उनको दिया जाना, उससे नवाजा जाना, ये उनके बढ़ते वैश्विक कद को भी दिखाता है। किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल, वो तो है ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मतलब 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिस तरह से तरक्की हुई है हमारे देश में, जैसे इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन हुआ है जीडीपी का, सब लोग तो दुनिया तो देख रही है, आजकल कुछ छुपा नहीं रहता है, सब देखते हैं, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब लोग देख रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है और प्रधानमंत्री के जो पॉलिसीज है
वो सफल हो रहे हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, जो भी देश आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा, बाकी देश उनसे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि उसमें उनको भी फायदा है, हमें भी फायदा है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सम्मान उनको मिला है, वो सिर्फ, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा, ये सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए है। तो ये मतलब जो सम्मान उनको मिल रहा है, ये हमको इसका मतलब बहुत ही मतलब वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल। और आप जो बात सर कह रहे हैं उसमें ये भी कि आखिर जो नीतियां हैं उसको वैश्विक स्तर पर स्वीकारता, जो भारत की देश के अंदर नीति है और विदेश के साथ बढ़कर मिलकर आगे चलने की जो नीति है उसको लेकर भी स्वीकारता। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालकर हमारे साथ बात साझा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आपको कि शशि थरूर के लेख पर क्यों मचा है घमासान, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है शिव से मिलने का संकल्प। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बर्फ से प्रकट होते हैं स्वयं महादेव, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025, जहां हर सांस में है भक्ति, हर कदम में है शक्ति। सरकार की चाक चौबंद तैयारी, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। तो तैयार हो जाइए बाबा बर्फानी के दरबार चलने के लिए। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद अब खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाला यानी बोडा घोटाले के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक तरीके से झटका लगा है सिद्धारमैया को। अपने आप में ये बड़ा झटका है क्योंकि उनकी वहाँ पे सरकार है। सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ और नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। तो ये अपने आप में वहाँ की हाई कोर्ट ने एक तरीके से फैसला दिया है। सिद्धारमैया ने कोर्ट में राज्यपाल के फैसले को भी चुनौती दी थी, लेकिन उस चुनौती के बावजूद भी कोर्ट का ये फैसला एक तरीके से सामने निकल के आया। राज्यपाल ने दी मोडा घोटाले की जांच की अनुमति और ये अपने आप में एक तरीके से सिद्धारमैया के लिए बड़ा झटका साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 4 सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है और ये यहाँ पर
कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वहां पे उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये पूरा मामला गलत तरीके से, गलत तथ्यों के आधार पर एक तरीके से जमीन को हथियाने को लेकर था या अपने नाम कराने को लेकर था, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। और अब अगली खबर की अगर बात की जाए तो जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, उस खबर का अगर जिक्र करें तो किस तरीके से शहरी नक्सलवाद पर सख्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष सार्वजनिक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में संशोधित सुरक्षा विधेयक जो है उसे पेश किया और कहा कि इसमें राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में शहरी नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। विधेयक की अगर मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो हम उसका जिक्र करते हैं। विधेयक का उद्देश्य उग्र वामपंथी विचारधारा से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना, एक तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन पर इसका दुरुपयोग ना होने पाए। इस बात का भी जिक्र उन्होंने साफ तौर से किया है। अब किसी संगठन को अवैध घोषित करने से पहले एक सलाहकार बोर्ड की सहमति अनिवार्य होगी। ये भी इस प्रावधान इसमें किए गए हैं। हाईकोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला न्यायाधीश और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, महानिरीक्षक इसमें शामिल होंगे। उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा। अब जांच अधिकारी का स्तर बढ़ाकर उप पुलिस अधीक्षक कर दिया गया है। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस तरीके से इसका फैसला लिया गया है। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो बात करते हैं अगली खबर को लेकर, क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई थी। उसको लेकर लगातार जो विपक्षी दल है, खासतौर से बीजेपी, अगर बात की जाए कांग्रेस के लिहाज से, तो वो अपने आप में उनको तरीके से आरोप घेरती रही है कि इमरजेंसी अपने आप में आपातकाल था, लोगों के अधिकारों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस हमेशा से बचाव की मुद्रा में रही है। अब कांग्रेस के नेता और केरल से सांसद शशि थरूर ने ही एक लेख लिखा है और उस लेख में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो आपातकाल इमरजेंसी थी वो अपने आप में काला अध्याय था। उस काले अध्याय को लेकर शशि थरूर ने तमाम बातों का जिक्र किया, जिसके बाद में कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है तो बीजेपी सीधे तौर से हमलावर नजर आ रही। क्या है पूरी खबर, देखिए इस पे रिपोर्ट पे। पिछले कई दिनों से कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। अब उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा है। थरूर ने कहा कि आपातकाल के नाम पर आजादी छीनी गई। आज से 50 साल पहले भारत ने लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा अध्याय देखा था जिसे अभी सबसे काला दौर कहा जाता है। ये था आपातकाल का दौर। और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इसी आपातकाल को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को एक मलयालम अखबार में प्रकाशित लेख में थरूर ने साफ कहा कि आपातकाल को महज इतिहास की गलती मानकर भुलाया नहीं जा सकता। यह एक गहरी चेतावनी है जिसे लोकतंत्र समर्थकों को याद रखना चाहिए। 1975 से 1977 के बीच लागू आपातकाल का दौर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सत्तावादी रवैया देश को डर और दमन की ओर ले गया। उन्होंने कहा कि आजादी को धीरे धीरे छोटे छोटे अधिकारों के नाम पर छीना गया और ये सब राष्ट्रहित जैसे शब्दों की आड़ में किया गया। थरूर ने लेख में संजय गांधी द्वारा चलाए गए जबरन नसबंदी अभियानों और दिल्ली में की गई झुग्गी झोपड़ियों की बेरहम तोड़फोड़ का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने सत्ता के क्रूर और मनमाने प्रयोग का उदाहरण बताया। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की संस्थाएं चाहे जितनी मजबूत दिखें, असल में बेहद नाजुक होती हैं। आपातकाल ने दिखाया कि सरकारें कैसे अपनी नैतिक दिशा और जवाबदेही खो सकती हैं। उन्होंने इस दौरान हुई हिरासत में यातनाओं और कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं को भी रेखांकित किया। थरूर ने लेख में यह भी जोड़ा कि आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। आज हम ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा समृद्ध और कई मायनों में अधिक मजबूत लोकतंत्र हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अभी भी आपातकाल की मानसिकता की शिकार है। तो वही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। अब इसके बाद भी यदि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, इससे बहुत स्पष्ट है कि वो इमरजेंसी की मानसिकता को सही मानते हैं और आज भी पूरी निर्लज्जता के साथ उसका समर्थन करते हैं। और जिसका प्रमाण अभी आपने देखा है। इमरजेंसी क्यों लगी थी? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द कर दिया गया था। तो कांग्रेस ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता हमारी चुनावी हार जीत के आधार पर तय होगी।
और अभी आपने देखा जो बिहार में प्रदर्शन किया है, 50 साल में मानसिकता नहीं बदली है। वही मानसिकता राहुल गांधी जी के वक्तव्य में परिलक्षित होती है कि मेरी चुनावी हार जीत के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता तय होगी। डॉक्टर शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने उस समय की सरकार को दोषी ठहराया। क्या कहना है सर? 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, जो भारतीय इतिहास के सबसे काले दौर में से एक था। इस 21 महीने की अवधि में नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का निलंबन, सामूहिक गिरफ्तारियां, चुनाव रद्द करना और मानवाधिकारों को कुचलने का दौर देश ने देखा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आके खबर दिखाएंगे आपको किस प्रकार से मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश का कहर दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से, क्या है तस्वीरें, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cafe. फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। क्यों? किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पे नजर डालें उससे पहले बताते हैं आपको कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया, उसमें अगर बात की जाए तो बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर रोक नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दरमियान इस बात को सीधे तौर पर कह दिया। पीएम मोदी की 8 दिन की यात्रा का पूरा विश्लेषण भी हमने आपके सामने किया। साथ ही साथ थरूर के, शशि थरूर के, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका जो लेख है आपातकाल को लेकर, उसका भी हमने जिक्र किया। बात करते हैं बाढ़, बारिश और फ्लड की। तो देश के कई इलाकों में अपने आप में इस वक्त अगर बात की जाए तो किस तरीके से भारी बारिश हो रही है। खासतौर से जो पहाड़ी राज्य है वहां पर बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, लेकिन उत्तरी मैदानी राज्यों की भी अगर बात की जाए, दिल्ली NCR की भी अगर बात की जाए, तो वहां पर भी भारी बारिश के चलते अव्यवस्थाएं लगातार दिखाई पड़ रही है। किस प्रकार की तस्वीरें आज दिन भर देखने को मिली हैं बाढ़ और बारिश की, देखिए इस रिपोर्ट में।
पहाड़ से मैदानों तक झमाझम बारिश, कई जगहों पर मुसीबत बनकर टूटी बारिश। बाढ़ और बारिश से लोग बेहाल। मॉनसून की बारिश से भीगे देश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बारिश ने कई इलाकों में कहर भी बरपाया है। बाढ़, बादल फटने और जल भराव ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कई जगहों पर राहत और बचाव के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी उतरना पड़ा है। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित राज्यों के लिए 1066.80 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार हर परिस्थिति में राज्यों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। आज केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड राज्यों के लिए एसडीआरएफ के अंतर्गत केंद्रीय हिस्से के रूप में 1066.80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस वर्ष 19 राज्यों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ निधि से 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। वित्तीय सहायता के अलावा आवश्यक एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना की तैनाती सहित सभी रसद सहायता प्रदान करना हमारी प्राथमिकता रही है। उत्तराखंड में इन दिनों मानसून के कारण जमकर बारिश हो रही है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिससे मार्ग बाधित हुआ। यातायात बहाली का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बरसात ने कहर बरपा रखा है। राज्य में लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। विभिन्न जगहों पर बादल फटने से अब तक 85 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 35 से अधिक लोग लापता हैं। मंडी जिले के थुनाग में कल बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ में बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई है। मंडी में आई इस प्राकृतिक आपदा में 17 लोगों की मौत की खबर है। भारतीय सेना हिमाचल प्रदेश में चल रहे मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के तहत नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान कर रही है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दिल्ली शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव देखा गया है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। इस बीच इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से पहले निकलें और ट्रैफिक जाम या जल भराव से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो या अन्य वैकल्पिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करें। उधर गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों पर भारी बारिश और शुक्रवार से मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी की संभावना जताई है। एनसीआर दिल्ली के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन इन स्टेट्स में जो हमारा ऑरेंज अलर्ट इसलिए है कि वहां हम 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान कर रहे हैं और जो मेजर एक्टिविटी आज के लिए है, कल से ये रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड के लिए आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का हमारा अनुमान है। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। राजधानी रांची समेत राज्य के तमाम जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 36 घंटों के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर जल्दी जल्दी में क्या है आज की अन्य राष्ट्रीय महत्व की खबरें। छोटे से ब्रेक में। मैं तेनू क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं। इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको
उसको काय को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्य सरकारों से आह्वान किया है कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए केंद्र के साथ अपनी नीतियों का समन्वय करें। केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग में राज्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप का मसौदा जारी किया। केंद्रीय विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान उत्तर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। पवित्रा मार्गरेटा ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पारस्परिक हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन के पटल पर इस विधेयक को प्रस्तुत किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य शहरी नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है। महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाक ब्रिज की तरह नया सिंदूर ब्रिज बनाया गया है। इस पुल का निर्माण ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। गौरतलब है कि कर्नाक ब्रिज अंग्रेजी हुकूमत के समय ब्रिटिश गवर्नर कर्नाक की याद में बनाया गया था।